राक्षसी तलवार का जन्म। C211 तुरही बजाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, खतरे को पहचानना जीवित रहने के प्रमुख पहलुओं में से एक था। शिकारी आमतौर पर यह समझने के लिए रिपोर्टों और अपनी इंद्रियों पर निर्भर करते थे कि कोई क्षेत्र बहुत खतरनाक है या किसी झुंड में रैंक 4 के जादुई जानवर हैं। यही कारण है कि उनमें से कई लोग निशानों के अध्ययन को नजरअंदाज कर देते थे या उस क्षेत्र में निपुण नहीं थे। एक साधक की इंद्रियां आमतौर पर ऐसी शक्तिशाली प्राणियों को पहचानने के लिए पर्याप्त थीं। फिर भी अधिक जानकारी होना एक लाभ ही माना जा सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, मुझे उन जानवरों के पदचिह्नों से उनकी रैंक पहचानने में सक्षम होने से पहले 1 महीने तक इस क्षेत्र में शिकार करना पड़ा। अकादमी अपनी प्रसिद्धि के योग्य है। एडा ने अपने प्रश्न जारी रखने से पहले प्रशंसा की। और आपके अनुसार उनके खिलाफ सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? नूह का उत्तर तुरंत आया। अपने कम आकार में वे बहुत खतरनाक हैं क्योंकि वे अपने विशाल शरीर की कमजोरी को दूर करते हुए प्रत्येक हमले के पीछे समान शक्ति बनाए रख सकते हैं। उन्हें उनके सामान्य आकार में वापस लाने का एकमात्र तरीका उनके पैक में प्रत्येक कमजोर जानवर को मारना है। फिर वे सहज रूप से अन्य समान जादुई जानवरों को आकर्षित करने की आवश्यकता महसूस करेंगे और ऐसा करने के लिए अपने मूल रूप में लौट आएंगे। फिर भी इसका मतलब है कि किसी को पूरी ताकत से रैंक 4 हाथी से निपटना होगा जबकि अन्य बाकी पैक को परास्त करेंगे। अन्य शिकारियों ने उसके स्पष्टीकरण पर सिर हिलाया। ये वही तरीका था जिसका वे उपयोग करना चाहते थे। कट आगे बढ़ा और गर्व से अपनी छाती थपथपाई। आपके पास उपयोगी होने के लिए आवश्यक ज्ञान है। अब चलो पैक को ढूंढते हैं ताकि हम आपको अपनी ताकत का आश्वासन दे सकें। शिकारियों ने घास के मैदान में अपना मार्च पुनः शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां कोई पेड़ नहीं थे, केवल छोटी झाड़ियां थीं, इसलिए उनका दृश्य क्षेत्र विशेष रूप से स्पष्ट था। एक बार जब एडा को यह समझ में आ गया कि नूह उसके अनुमानों पर दूसरी राय दे सकता है, तो वह उसके साथ अधिक मित्रवत हो गई और वे अक्सर जादुई जानवरों के विषय पर विचारों का आदान प्रदान करते थे क्योंकि वे झुंड द्वारा छोड़े गए पैरों के निशानों का अनुसरण करते थे। फिर लगभग आधे दिन की पैदल यात्रा के बाद अंततः वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। कुछ 100 मीटर की दूरी पर 14 भूरे हाथी शांतिपूर्वक मैदान पर चल रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा लगभग 2 मीटर लंबा था, जबकि कुछ तो इतने छोटे थे कि घास उन्हें लगभग छिपा देती थी। बड़ा वाला झुंड में सबसे कमजोर है। रैंक 4 को उसके छोटे आकार के कारण घास में छिपा दिया जाना चाहिए। एडा ने नूह की बात पर सिर हिलाया और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। तुम यहीं रहो, हम उनकी देखभाल करेंगे। नूह ने सिर हिलाया और अपने अंदर बढ़ती हुई उत्तेजना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह साधकों को रैंक 4 प्राणी से सक्रिय रूप से लड़ते हुए देखने वाला था। इससे पहले जब भी वह उनमें से किसी से मिलता था तो उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता था और एकमात्र बार जब उसने उनमें से किसी को मरते देखा था वह ट्विल्बोया क्लिफ के अंदर था। इसके अलावा यदि वे जीतने में सफल रहे तो वह अंतिम प्रहार करने के लिए रक्त निष्कासन मंत्र का उपयोग कर सकता था। मुझे यकीन है कि रैंक 4 के जानवर से मिलने वाला पोषण मेरी सफलता के लिए आवश्यक समय को कम करने में मेरी बहुत मदद करेगा। पवन जादूगर का खून मेरी सभी चोटों को ठीक करने और मेरी ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त था और वह केवल एक इंसान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जादुई जानवरों के शरीर मानवों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे और वे जो पोषण दे सकते थे वह निस्संदेह अधिक था। यही मुख्य कारण था कि नूह ने कट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आखिरकार रैंक 3 प्राणियों की हत्या का कारण उसका पोषण की आवश्यकता ही थी। यदि वह इसे खतरे में पड़े बिना रैंक 4 के प्राणियों से प्राप्त कर सकता तो वह खुशी खुशी कमजोर जानवरों का शिकार करना बंद कर देता। चल दर, कट ने आदेश दिया और 6 आकृतियां तेज गति से झुंड की ओर दौड़ पड़ी। रैंक 4 जानवर को उसके सामान्य आकार में वापस लाने के लिए 14 दृश्यमान जानवरों को मारना था। समय महत्वपूर्ण था। कुछ ही सेकंड में शिकारी झुंड पर आ पहुंचे और उन्होंने ऐसे हमले शुरू कर दिए जिससे व्यापक क्षेत्र में तबाही मच गई। कट ने एक बड़ा हथौड़ा चलाया जो जमीन पर जोर से पटका और एक ऐसा शॉकवेव उत्पन्न किया जिससे 3 हाथी सीधे विस्फोट कर गए। एडा और एला ने 2 अग्निसांप बनाए जिन्होंने कुछ ही क्षणों में 5 हाथियों को राख में बदल दिया। न्यूटन ने अपनी 2 मीटर लंबी धातु की छड़ी घुमाई जो ठीक 3 अन्य हाथियों के सिर पर जा गिरी, जिससे वे टक्कर के कारण फट गए। हेजल ने 8 काली सुइयां फेंकी जो हवा में तेजी से बढ़ी और 2 जानवरों की आंखों के बीच में घुस गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक ने अपनी तलवार घुमाए और अंतिम दिखाई देने वाले जानवर का सिर काट दिया। शिकारियों के एक ही वार से झुंड परास्त हो गया। हालांकि नूह को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह अपने रैंक 3 शरीर के साथ अकेले ही कुछ ऐसा कर सकता था। रैंक 4 शरीर वाले 6 साधक कैसे कमजोर हो सकते थे? असली लड़ाई अब शुरू होती है। अंतिम हाथी 30 सेंटीमीटर से भी कम लंबा था और मैदान की पीली घास के नीचे छिपा हुआ था। उसके पैर आंशिक रूप से जमीन के अंदर थे। ऐसा लग रहा था कि जमीन की सतह उसका वजन सहन करने में सक्षम नहीं थी।
जब उसके झुंड का आखिरी सदस्य मारा गया तो उसे एक नया झुंड बनाने की इच्छा हुई। फिर भी इसका आकार ऐसा था कि इसे कोई नहीं देख पाता था, इसलिए इसने सहज रूप से अपने सामान्य आकार में लौटने का निर्णय लिया। उसने अपनी सूंड आकाश की ओर उठाए और क्रोधित होकर तुरही बजाने लगा। आवाज बहुत तेज थी और इससे एक झटका तरंग उत्पन्न हुई, जिससे आसपास के शिकारी पीछे हट गए। इस बीच जानवर का शरीर बड़ा हो गया, 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, 1 मीटर से 2 मीटर तक। यह तभी रुका जब इसकी ऊंचाई 6 मीटर तक पहुंच गई। उसका असली रूप सामने आ गया और वह मैदान के बीच में एक छोटे से पत्थर की तरह खड़ा था। रैंक 4 सिकुड़ता हुआ हाथी। इसके दांत मानव श्रेणी के साधकों के लिए लगभग अविनाशी हैं और यह अपनी सूंड से ध्वनि हमले कर सकता है। यह धीमा है, लेकिन इसके शरीर के आकार के कारण इसके हमले लगभग अजेय हैं और इसकी त्वचा सख्त है, जो इसे जादुई जानवरों में सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करती है। क्या वे वास्तव में इसे मार सकते हैं? नूह ने उस प्राणी के बारे में जानकारी को अपने मन में दोहराते हुए सोचा। कट और अन्य लोग तब तक सदमे की लहर से उबर चुके थे और उन्होंने जानवर को घेर लिया था। युद्ध शुरू होने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 212 घुटने टेकना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 212 घुटने टेकना। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 212 घुटना टेकना। 6 साधकों ने उस विशाल जानवर को घेर लिया। हाथी द्वारा किया गया ध्वनि प्रहार केवल उन्हें पीछे धकेलने में सक्षम था तथा इससे उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। युद्ध स्थल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण नूह को उस हमले की ताकत का अंदाजा हो गया था। अगर मैं वहां होता तो मेरे कान के पर्दे फट जाते और सिकुड़ते हाथियों की खासियत उनका मजबूत शरीर है, ध्वनि हमले बस एक आकस्मिक चाल है। इस दुनिया में चलने के लिए रैंक 4 का शरीर न्यूनतम आवश्यकता है। इस अनुभूति के बाद अपनी ताकत बढ़ाने की उसकी उत्सुकता और भी अधिक प्रबल हो गई। मुझे आश्चर्य है कि वे इससे कैसे निपटेंगे। थकान। चूंकि शिकारी केवल द्वितीय श्रेणी के साधक थे, इसलिए उनके पास इतना शक्तिशाली आक्रमण नहीं था कि वे जानवर को कुछ ही वार में मार सके, इसलिए लंबी लड़ाई स्वाभाविक थी। हालांकि जब उसके मन में ये विचार आए तो युद्ध शुरू हो गया। कट हाथी पर कूद पड़ा और अपना हथौड़ा उसके सिर पर दे मारा। वह बहुत तेज था और प्राणी की शारीरिक संरचना उसे प्रहार से बचने की अनुमति नहीं दे रही थी। हथौड़ा उसके सिर पर लगा और एक जोरदार आघात तरंग उत्पन्न हुई जो पूरे मैदान में गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हुआ कि हाथी को हमले से थोड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसने प्रहार के बल के कारण अपना सिर नीचे कर लिया था। फिर भी उसकी आंखें बंद नहीं हुईं, वे उस बलिष्ठ व्यक्ति पर टिकी रहीं जिसने उसे शारीरिक लड़ाई में चुनौती देने का साहस किया था। उसने फिर तुरही बजाए और जोर से अपनी सूंड कट की ओर घुमाई। धड़ तेज और भारी था, उस पर की त्वचा इस्पात की तरह सख्त थी। शरीर का वह हिस्सा उत्कीर्ण चाबुक बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्रियों में से एक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कट हवा में अपनी स्थिति से हमले से बच नहीं सके और उनकी पसलियों पर चोट लग गई। इस प्रहार की शक्ति बहुत अधिक थी। इसने कट को दसियों मीटर दूर फेंक दिया तथा उसे जमीन पर पटक दिया, जहां प्रहार से एक गड्ढा बन गया। कट के हमले से जानवर केवल थोड़ा सा हिल सका, जबकि हाथी केवल एक ही वार से किसान को दूर फेंक सकता था। ताकत में अंतर अविश्वसनीय था। जैसे ही कट को उड़ा दिया गया, हाथी पर आक्रमण शुरू हो गया। अन्य शिकारी वहां केवल दिखावे के लिए नहीं थे। 2 अग्नि सर्प उस जानवर के अगले पैरों के चारों ओर लिपटे हुए थे, जिससे उसकी त्वचा झुलस रही थी और उसकी गति में बाधा उत्पन्न हो रही थी। न्यूटन ने कट की स्थिति ली और जानवर के सिर पर हमला करने के लिए अपनी छड़ी से बार बार प्रहार किया ताकि वह हमला न कर सके। हेजल और विक ने हाथी के पिछले हिस्से को संभाला और उसके जोड़ों पर तीखे प्रहार किए, जिससे उसकी त्वचा कट गई और खून बहने लगा। 5 साधकों के पूर्ण आक्रमण के तहत रैंक 4 प्राणी को स्थिर रहने और हमलावरों से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया और न्यूटन पर दबाव बनाने के लिए अपने दांतों और सूंड का इस्तेमाल किया। हालांकि न्यूटन अनुभवी थे और उन्होंने हथियार चलाते समय अविश्वसनीय निपुणता दिखाई। ऐसा प्रतीत होता था कि जब भी उसकी छड़ी हाथी के शरीर से टकराती थी तो उसमें से विस्फोट निकलता था, जिससे घेरे से बाहर निकलने के लिए हाथी के संघर्ष की गति धीमी हो जाती थी। फिर भी वह अकेले ही उस जानवर को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रत्येक टकराव के बाद उसे धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। उसी क्षण कट उस गड्ढे से बाहर निकल आया जो उसने बनाया था। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके धड़ पर एक बड़ा सा घाव था और उसके मुंह के किनारों पर खून के निशान थे। फिर भी उसकी आंखें जुनून की आग से चमक रही थीं।
वह ऐसे मजबूत जानवर से लड़ने के लिए वास्तव में उत्साहित लग रहा था। मुझे मत बताओ कि वह भी पागल है। यह विवरण नूह की नजरों से बच नहीं सका। वह अपने सामने घटित हो रही हर चीज का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। कट ने हाथी की ओर छलांग लगाई। एक क्षण में 40 मीटर की दूरी पार कर ली गई और जब वह हाथी के काफी करीब पहुंच गया तो उसने फिर छलांग लगा दी। उसके हथौड़े ने पुनः जानवर के सिर पर वार किया, लेकिन उस समय उसकी ओर से कोई जवाबी हमला नहीं हुआ। उन सभी छहों के संयुक्त हमले के कारण रैंक 4 का जानवर अब हमला नहीं कर सकता था और निष्क्रिय अवस्था में चला गया, जिससे समय के साथ उसे लगातार चोटें लगती रहीं। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। शिकारी हाथी के प्रत्येक पक्ष से निपटने के लिए अपने मजबूत तरीकों और अच्छी टीम वर्क का उपयोग कर रहे थे। कट और न्यूटन ने अपने अपने मंत्रों से शक्तिशाली प्रहार करते हुए सामने की ओर से बढ़त बना ली। दोनों बहनें एडा और एला उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रही थीं तथा अपने मंत्रों का प्रयोग करके लगातार जानवर के पैरों को जला रही थीं। हेजल और विक अन्य की तुलना में कमजोर थे, लेकिन हेजल अपने हथियारों से आसानी से उसकी त्वचा को भेद सकती थी और उसके मंत्रों से उसके हमले जानवर के मांस में गहराई तक वार कर सकते थे। विक ने कुछ गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी भी अपना आक्रमण धीमा नहीं किया। भले ही वह अपने साथियों की तरह तीक्ष्ण नहीं हो सका, फिर भी उसने जानवर को पीछे हटने से रोकने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे हाथी के शरीर पर घाव जमा होने लगे और ऐसा लगने लगा कि लड़ाई खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी सभी जीवित प्राणियों में जीवित रहने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। सिकुड़ते हाथी को पता था कि अगर वह उसी स्थिति में रहा तो अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने निश्चय किया कि उसे भागना ही होगा। ये चार्ज होने जा रहा है। ये देखकर कि हाथी अपने पैरों पर ताकत जुटा रहा है, आधा चिल्लाए। मैदान में और भी अधिक तीव्र चीख सुनाई दी, जो जानवर की जीवित रहने की इच्छा का संकेत थी। जमीन कांपने लगी और शिकारियों को ध्वनि हमले को सहने के लिए कुछ समय के लिए अपना आक्रमण रोकना पड़ा। उस मौन क्षण में हाथी आगे बढ़ गया, उसके भारी कदमों से भूभाग हिल गया और जमीन में गहरे गड्ढे बन गए। फिर भी न्यूटन और कट अभी भी उसके सामने थे। अगर जानवर भागना चाहता था तो उन्हें हटाना ही था। न्यूटन और कट उस स्थिति में न केवल इसलिए थे क्योंकि उनकी क्षमताएं नजदीकी मुकाबले के लिए उपयुक्त थीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे उन छहों में सबसे मजबूत थे। जैसे ही जानवर करीब आया, न्यूटन ने जमीन पर जोरदार टक्कर मारी। जमीन में परिवर्तन हुआ और हाथी की गति को धीमा करने के लिए जमीन से छोटे छोटे गोले उभर आए। जैसे ही हाथी ने उन्हें नष्ट करना शुरू किया, गोले फट गए और तेज पत्थरों की एक धार जानवर पर बरसने लगी, जिससे उसका शरीर और अधिक घायल हो गया। कट ने पुनः छलांग लगाए और उसका हथौड़ा चमक उठा जब वह तीसरी बार जानवर के सिर पर लगा। उस अंतिम प्रहार ने अंततः आक्रमण को रोक दिया। जानवर उस प्रहार को झेल नहीं सका और शिकारियों के सामने घुटने टेकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बिन लुवान 65। ये भी देखें। नूह, मैं प्रभावित नहीं हूं। धन्यवाद। अब उस जानवर को चूज कर सुखा दो लाफिंग फेस। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 213। अपरंपरागत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 213। अपरंपरागत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार जब सिकुड़ता हुआ हाथी जमीन पर आ गया तो हमलों की एक और लहर उस पर टूट पड़ी। जब रैंक 4 के प्राणी से निपटना था तो कोई भी जोखिम न लेना बेहतर था। जादुई जानवर जमीन पर पड़ा था, उसकी त्वचा हर जगह से फटी हुई थी और उसके भूरे मांस से खून बह रहा था। न्यूटन और कट ने कुछ देर तक उसके सिर पर बार बार प्रहार किया, फिर उन्हें यह समझ में आ गया कि जीवन उसे छोड़ रहा है। वैंस, अब ये सुरक्षित है। कट ने यह देखकर चिल्लाया कि हाथी मरने वाला है। नूह ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी गति से युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ लगा दी। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनें लंबी और बड़ी थीं और जिससे उसके हाथ पूरी तरह से छिप रहे थे। इससे उसे अपने समूह के अन्य लोगों की नजरों से बचकर भागते समय रक्त निष्कासन मंत्र का प्रयोग करने की अनुमति मिल गई। नूह ने कट के पास पहुंचते ही आदेश दिया। कुछ शिकारियों के मुंह से खर्राटे आने की आवाजें आ रही थीं, फिर भी कट की चेतावनी भरी निगाहों के सामने वे सभी मुड़ गए और नूह को उस जानवर के साथ अकेला छोड़ दिया। जब नूह को यकीन हो गया कि उनमें से प्रत्येक अन्य जानवरों के शवों को इकट्ठा करने गया है, तभी उसने अपने पहले से ही रूपांतरित पंजों को जानवर के मांस में घुसा दिया।
एक हाथ से जानवर के खुले मांस को पकड़ा गया, जबकि दूसरे हाथ से जानवर की बची हुई त्वचा को छेदने की कोशिश की गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि दूसरा हाथ जानवर की प्राकृतिक सुरक्षा को भेदने में सफल नहीं हुआ और नूह को उसे किसी अन्य खुले स्थान पर छुरा घोंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। रक्त निकास मंत्र मेरे शरीर की ताकत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि मेरी शारीरिक शक्ति अभी भी रैंक 4 के जानवरों को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसने सोचा, फिर अपने शरीर में प्रवेश कर रही अपार मात्रा में जीवन शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। क्या राक्षसी पंजे जानवर के मांस के संपर्क में आते ही उसका खून सोखने लगे। नूह इसके लिए तैयार था, फिर भी जब उसे एहसास हुआ कि एक ही पशु में कितनी शक्ति समाहित है तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार उसने अपना जादू एक रैंक 4 शरीर वाले साधक पर इस्तेमाल किया था। भले ही हाबिल का खून उसकी चोटों को तुरंत ठीक कर सकता था और उसके शरीर को सशक्त बनाने के लिए अभी भी शक्ति बची हुई थी, फिर भी यह उससे बहुत दूर था जो वह अभी महसूस कर रहा था। बहुत शानदार। उसके पंजों ने लगातार रक्त को सोख लिया तथा उससे प्राप्त ऊर्जा को नूह की पीठ पर उसके एक्यू पॉइंट्स के ठीक नीचे जमा कर दिया। तब तक वह मंत्र का आदी हो चुका था। उसने इसके द्वारा 500 से अधिक श्रेणी 3 जादुई जानवरों को मार डाला था। यह 50 रैंक 3 जादुई जानवरों द्वारा दी गई सांस को पार करता है और यह अभी भी चल रहा है। जीवन ने धीरे धीरे सिकुड़ते हाथी को त्याग दिया, इसलिए नूह ने अवशोषण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। फिर भी 1 मिनट से भी कम समय में जानवर ने अपनी अंतिम सांस ली और मर गया। उस समय रक्त ने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी और पोषण रहित हो गया, जिससे अनिच्छुक नूह को अपना मंत्र रोकना पड़ा। एक रैंक 4 जादुई जानवर उसके सामने मर गया था, लेकिन उसका दिमाग उस विचार से परेशान नहीं था। वह अभी भी आंतरिक रूप से माप की इकाई के रूप में रैंक 3 जानवरों का उपयोग करके प्राप्त पोषण की मात्रा की गणना कर रहा था। केवल एक शिकार में 200 तृतीय श्रेणी के जादुई जानवर। कुछ ही दिनों में मुझे 2 महीने के वध के समान परिणाम प्राप्त हो गए हैं। जो श्वास उसने अभी अभी अवशोषित किया था, उसे प्रयोग में लाने के लिए उसे शरीर पोषण विधि के माध्यम से परिष्कृत किया जाना था, किंतु उसकी मात्रा ही नूह को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी। जादुई जानवर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी तत्व की श्वास को अवशोषित कर सकते थे, जबकि साधकों को अपने पोषण विधि के लिए आवश्यक तत्व का उपयोग करना पड़ता था, अन्यथा वे स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये पिछले महीनों की तुलना में बहुत तेज है। 20 वर्ष की आयु से पहले रैंक 4 बॉडी प्राप्त करना पहले कभी इतना संभव नहीं था। कम खतरे वाले क्षेत्रों में शिकार करने में समस्या ये थी कि रैंक 3 जादुई जानवरों की संख्या कम थी। नूह को अपने शिकार को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न शिकार क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ी, जो काफी अक्षम था। दुख की बात यह है कि उन क्षेत्रों में केवल कुछ दर्जन जादुई जानवर थे, जिसके कारण रैंक 3 के नमूने और भी कम हो गए। केवल खतरे वाले क्षेत्रों में ही सैकड़ों रैंक 3 प्राणी थे। अरे बच्चे, क्या तुम्हारा काम हो गया? न्यूटन ने कुछ दूरी पर खड़े होकर यह प्रश्न पूछा, जिससे नूह वास्तविकता में वापस आ गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, अब आप शव ले जा सकते हैं। शिकारी मुड़े और लाश की हालत देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। नूह मरने से पहले उसका सारा खून सोखने में सफल नहीं हुआ, लेकिन वह अभी भी सूखी अवस्था में था। आप जानते हैं, कुछ शताब्दियों पहले इन राक्षसी तकनीकों को समाप्त कर दिया गया था। फिर भी राजपरिवार ने पाया कि यदि वे उनमें से प्रत्येक का शिकार न करें तो उनके अभ्यासियों को नियंत्रित करना आसान था। हेजल ने टिप्पणी करते हुए शव की स्थिति को एक अपरंपरागत साधना तकनीक से जोड़ा। अपरंपरागत तकनीकों को राक्षसी तकनीक भी कहा जाता था। रूढ़िवादी लोगों से भिन्न, जो कार्य करने के लिए संसार की प्राकृतिक श्वास का प्रयोग करते थे तथा स्थिरता पर जोर देते थे, राक्षसी लोग अत्यधिक व्यायाम के माध्यम से कार्य करते थे। नूह ने अपनी युवावस्था में इनमें से एक का अभ्यास किया था, जिसका नाम था 7 नरकों का निर्माण। इनमें आमतौर पर बलिदान और खतरनाक उपचार शामिल होते थे, लेकिन इनसे शीघ्र परिणाम भी मिलते थे। यह देखकर कि नूह ने उस प्राणी के रक्त का कुछ भाग सोख लिया था, हेजल यह अनुमान लगाने से नहीं बच सकी कि नूह ने उन्हीं तकनीकों में से किसी एक का प्रयोग किया होगा। तुम्हारी मार्शल आर्ट भी वैसी ही होनी चाहिए, है ना? तुम्हारी ये सुइयां किसी शिकारी की नहीं, बल्कि हत्यारे की कला लगती हैं। लेकिन चिंता मत करो, मेरी तकनीक इंसान के खून से काम नहीं करती, इसलिए अकादमी ने इसे खोज लेने के बाद भी मुझे स्वीकार कर लिया। नूह ने अपनी योग्यता को छुपाने के लिए खुलेआम झूठ बोला। एक अपरंपरागत तकनीक उनके तेजी से सुधार और उनके अथक शिकार की व्याख्या करेगी। उन्होंने इसके बारे में कुछ यादृच्छिक जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं की। जब तक वह अपनी योग्यता को गुप्त रखते हुए रैंक 4 का शरीर प्राप्त करता रहेगा, तब तक वह पशुओं के रक्त की आवश्यकता वाली साधना तकनीक की झूठी कहानी बनाने में प्रसन्न रहेगा। ये सही है, तुम्हारी नजरें इन चीजों पर बहुत अच्छी हैं। मुझे अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए अपने हथियारों को काफी अनोखे तरीके से निखारना पड़ता है। कभी कभी ये परेशानी भरा होता है, लेकिन इसके प्रभाव अच्छे होते हैं।
नूह ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र फिर से हाथी की लाश पर पड़ी। उसे अपने अगले शिकार के प्रति कुछ उत्सुकता महसूस हुई। तो क्या आप कम खतरे वाले क्षेत्रों में जाना बंद कर देंगे और हमारे शिकार समूह में शामिल हो जाएंगे? कट ने उसके पास आकर रैंक 4 जादुई जानवर को उसके अंतरिक्ष वलय में डालते हुए पूछा। जब तक मेरी शर्तों का सम्मान किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 214 नाजायज। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 214 नाजायज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रैंक 4 जादुई जानवरों के शरीर का मूल्य हजारों क्रेडिट था। उनके शरीर का प्रत्येक अंग 4 श्रेणी का था और शाही शहर के बाजार में उनकी कभी कमी नहीं होती थी। इसका मुख्य कारण ये था कि ये सामग्रियां दुर्लभ थीं। ऐसे बहुत कम साधक थे जो इन जानवरों से लड़ सकते थे, और जो लड़ सकते थे वे शिकारी के रूप में अपना जीवन बिताने को तैयार नहीं थे। रैंक 4 सामग्री की अधिकांश आपूर्ति शाही सेना के सफाई अभियानों से होती थी, लेकिन वे मिशन शाही परिवार के व्यक्तिगत लाभ से जुड़े थे। उनका उद्देश्य राजधानी में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना नहीं था। केवल शिकारी संघ ही विशिष्ट जादुई जानवरों का शिकार करना स्वीकार करेगा, यदि उनके लक्ष्य के मूल्य में उचित मूल्य जोड़ा जाए। सिकुड़ता हुआ हाथी, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसके दांत और सूंड, शिलालेख विशेषज्ञों के संघ के लिए आवश्यक थे। वे भाले और चाबुक जैसे मजबूत उत्कीर्ण हथियारों के निर्माण के लिए सर्वोत्तम सामग्री थे, जो उनकी विशेषताओं के अनुकूल थे। इसकी हड्डियां भी मजबूत थीं और त्वचा भी सख्त थी। इनसे दूसरे या तीसरे दर्जे की कई उत्कीर्ण वस्तुएं बनाई जा सकीं। नूह को बाद में पता चला कि हाथियों के झुंड के शिकार को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि शिलालेख स्वामी के संघ ने अग्रिम रूप से 20,000 क्रेडिट का भुगतान कर दिया था। उस राशि को 35,000 क्रेडिट में जोड़ने पर, जो कि रैंक 4 नमूने का मूल्य था, वह एकल अभियान 55,000 क्रेडिट के बराबर हो गया था। हालांकि नूह को अपने लाभ की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस इस बात में दिलचस्पी थी कि वह कब रक्त निष्कासन मंत्र का प्रयोग रैंक 4 के जानवर पर फिर से कर सकेगा। सबसे पहले हमें राजधानी में वापस लौटना होगा और आराम करना होगा। कट को ठीक होने के लिए समय चाहिए और हमें अपने अगले मिशन की सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। हम 6 लोगों के साथ हम एक ही समय में केवल 2 रैंक 4 जादुई जानवरों को संभाल सकते हैं। अब जब हमें आपको अंतिम प्रहार करने के लिए मजबूर करना है, तो ये संख्या आधी हो गई है। एडा ने नूह को उत्तर दिया, जिसने उससे उनके अगले लक्ष्य के बारे में पूछा था। ओह ठीक है, उसने लड़ाई की शुरुआत में अकेले ही हमला क्यों किया? क्या यह बेहतर नहीं था कि हम शुरू से ही उस जानवर से लड़ें? नूह की बातें सुनकर एडा ने शर्मिंदगी से मुस्कुराहट दी और जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, हमारे समूह में एक अलिखित नियम है, अगर कट इसे सहन कर सकता है तो हम इसे मार सकते हैं। मुझे पता है कि यह मूर्खतापूर्ण और लापरवाही भरा लगता है, लेकिन कट के शरीर को भेदना वाकई मुश्किल है। अगर कोई जादुई जानवर सिर्फ एक हमले में उसे बुरी तरह घायल कर सकता है, तो हमारे पास उसे हराने का कोई मौका नहीं है। उस लापरवाही भरे कार्य के पीछे का कारण सुनकर नूह की आंखें चौड़ी हो गईं। वे अब तक कैसे जीवित बचे रहे, वह इस संदेह से बच नहीं सका। मैंने सुना है कि कट की शरीर पोषण तकनीक उसे क्षति सहने पर अधिक शक्तिशाली बनाती है। यही कारण है कि वह हमेशा जानवरों से एक वार सहता है। विग भी बातचीत में शामिल हो गया और धीमी आवाज में बोला। क्षति के आधार पर शक्ति में वृद्धि, उस आवश्यकता के साथ प्रभाव विशेष रूप से अच्छे होने चाहिए। नोआ ने कट की प्राकृतिक प्रतिरक्षा का कुछ हद तक परीक्षण किया था और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह निश्चित रूप से शरीर को पोषण देने की कोई सामान्य तकनीक नहीं थी। फिर भी यदि इसमें अन्य क्षमता भी होती, तो ये तकनीक उन सर्वोत्तम तकनीकों में से एक मानी जाती जो किसी तत्व तक सीमित नहीं होती। उसने ऐसी चीज कैसे हासिल की? क्या कोई ऐसी जगह है जहां कोई उस स्तर की तकनीक खरीद सकता है? नूह ने पूछा कि यदि शाही शहर में कोई विशिष्ट स्थान हो जहां वह नई तकनीकों का निरीक्षण कर सके तो वह खुशी खुशी वहां जाना चाहेंगे। यह आदमी, न्यूटन ने कट के कंधे को थपथपाते हुए बोलना शुरू किया, वह एक नाजायज शाही बच्चा है। उसके पिता उसे खेती के संसाधन देते हैं और यहाँ तक कि उसकी शादी किसी कुलीन महिला से करवाना चाहते हैं, लेकिन उसे सिर्फ जादुई जानवरों से लड़ने में ही दिलचस्पी है। उसके पास जितना भी पैसा है वह हमें शराब पीने भी नहीं ले जाता। कट ने अपना सिर हिलाया और जोर से आह भरी। मैंने तुमसे कहा था कि यह मामला गुप्त रहना चाहिए। तुम इसके बारे में इसलिए जान पाए क्योंकि मैं उस समय नशे में था और तुमने पहले ही पूरे समूह को बता दिया था। क्या तुम अगली बार गिल्ड के सामने बैनर लगाओगे? न्यूटन हंसे और प्रसन्न स्वर में बोले, चलो, हमें बच्चे की तब तक देखभाल करनी होगी जब तक वह रैंक 4 प्राणियों के शिकार में उपयोगी नहीं हो जाता, है ना? ये बहुत समय है, बेहतर है कि हर चीज के बारे में खुलकर बात की जाए।
एला भी बातचीत में शामिल हो गई और उसने न्यूटन की ओर इशारा करते हुए नूह को एक धूर्त मुस्कान दिखाई। आप जानते हैं, जब न्यूटन शिकार पर जाता है तो वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन राजधानी लौटते ही वह शांत हो जाता है। ओह, जब आप उसके साथ बैठते हैं तो गिल्ड में सावधान रहें, वह किसी भी अच्छे आदमी को शराबी में बदल सकता है। अरे ये झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने एक बार कट को नशे में धुत कर दिया था। उस अवसर पर मेरी सारी प्रतिभा खर्च हो गई थी। देखा, तुम तो इनकार भी नहीं कर रहे हो। दोनों शिकारी झगड़ने लगे और उनके समूह के अन्य लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सभी किसान ऐसे ही होते हैं? नूह ने फिर वही सवाल अपने आप से पूछा। रुको, क्या मैं भी ऐसा ही हूं? थोड़ी देर बाद उन्होंने उस विचार को अपने मन से निकाल दिया और राजधानी लौटने वाले अपने समूह में शामिल हो गए। शिकार सफल हो गया था, उसे अपने हिस्से का पैसा लेना था और जादुई जानवर की सांस को अवशोषित करना था। हालांकि क्षति सहने के साथ ही मजबूत बनने में सक्षम शरीर अच्छा लगता है। सिद्धांत रूप में मेरे यिन शरीर में भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए, यदि उससे अधिक नहीं। इसमें एक तत्व तक सीमितता और एक विशेष क्षमता दोनों है। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, वह वीर पंक्तियों में शक्ति का केंद्र होने की भावना को समझने के लिए काफी उत्सुक थे। कुछ दिनों के बाद वे राजधानी पहुंचे और नूह को गिल्ड के मुख्य हॉल में जश्न मनाने के लिए शामिल होना पड़ा। जाहिर है, यही कट के शिकार समूह की एक परंपरा थी कि प्रत्येक सफल शिकार के बाद न्यूटन व्यक्तिगत रूप से अपने हिस्से का कुछ हिस्सा उनके शक्तिशाली शरीर के लिए उपयुक्त मजबूत शराब खरीदने के लिए उपयोग करता था। कहने की जरूरत नहीं कि नूह ने इससे केवल एक घूंट ही लिया था कि उसे चक्कर आने लगा। अंततः अपने अगले मिशन पर चर्चा करने के लिए एक सप्ताह बाद मिलने का निर्णय लेने के बाद वे अलग हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 215। मूल्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 215। मूल्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह का जीवन काफी दिलचस्प हो गया। वह अब भी अधिकांश समय अपनी सामान्य प्रशिक्षण दिनचर्या को जारी रखता था, लेकिन विशिष्ट अंतराल पर कट के शिकार समूह में उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया जाता था ताकि उनके अगले मिशन को व्यवस्थित और योजनाबद्ध किया जा सके। वे आमतौर पर महीने में 2 बार शिकार करते थे और केवल खतरे वाले क्षेत्रों में, जहां उन्हें यकीन होता था कि रैंक 4 जादुई जानवरों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। नूह उनके लिए एक बोझ था, वे कई शक्तिशाली प्राणियों से घिर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यही कारण है कि उनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्रों में अकेले खड़े लोगों पर था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। हालांकि यह कहना जरूरी है कि नूह पूरी तरह से बेकार नहीं था। शिकारियों के समूह को जल्द ही पता चल गया कि योजना बनाने के चरण के दौरान जादुई जानवरों के व्यवहार के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि अत्यंत मूल्यवान थी, इतनी मूल्यवान कि एडा अक्सर उनकी राय पूछा करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें नारकीय कुत्तों के 2 समूहों का सामना करना पड़ा, जिनका नेतृत्व एक रैंक 4 जादुई जानवर कर रहा था। नूह ने अग्नि में निपुण दोनों बहनों को सुझाव दिया कि वे एक चिता बनाएं और जादुई जानवरों को उसके लिए लड़ने दें। नारकीय शिकारी कुत्ते स्वाभाविक रूप से आग की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि यह उनका पोषण था और मंत्रों द्वारा उत्पन्न आग उनकी दृष्टि में एक स्वादिष्ट वस्तु थी। नूह जानता था कि मनुष्यों की उपस्थिति में भी शिकारी कुत्ते आग को प्राथमिकता देंगे और इसके लिए विरोधी झुंड से लड़ेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे शिकार समूह को पीछे हटने और शिकार छोड़ने के बजाय 2 रैंक 4 जादुई जानवरों को मारने की अनुमति मिल गई। एक अन्य बार उन्हें रैंक 4 के एक फर कृमि को ट्रैक करने में कठिनाई हुई, जो कम खतरे वाले क्षेत्र के निकट पहुंच रहा था, जिससे उस क्षेत्र का पर्यावरण खतरे में पड़ गया था। नूह ने चींटी प्रकार के जादुई जानवरों के एक समूह से एक चारा बनाने का सुझाव दिया, जो उस प्राणी का पसंदीदा भोजन था। ये कहना व्यर्थ है कि चारा पूरी तरह से काम कर गया और फर्द कीड़ा उस भोजन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका तथा शिकारियों के सामने आ गया, जिन्होंने उसे परास्त कर दिया। अकादमी के जादुई जानवरों के पाठ्यक्रम में उसने जो जानकारी सीखी थी वह विश्वसनीय थी और उसे उस विषय में बहुत रुचि थी। नूह को यह नहीं पता था कि उसे जादुई जानवरों के बारे में इतना अध्ययन क्यों पसंद था। शायद बचपन में ड्रैगन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी, या शायद ये तथ्य कि उसने पहली बार एक जादुई जानवर का शिकार किया था उसके मानस पर प्रभाव डाल रहा था। खैर, उनके मूल्य को स्वीकार कर लिया गया और उनके समूह ने उन पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। नूह को उनकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक ओर सुचारू शिकार से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और कोई दुर्घटना नहीं होगी। दूसरी ओर उसे अपने शरीर के विकास में तेजी लाने के लिए रैंक 4 जादुई जानवरों की आवश्यकता थी। हर बार जब वह उस रैंक के मरते हुए जानवर पर रक्त निकास मंत्र का प्रयोग करता था तो उसे कई दिनों के प्रशिक्षण का लाभ मिलता था। इसके अलावा प्रत्येक सफल शिकार के साथ उसके क्रेडिट में वृद्धि होगी और उसे जादुई जानवरों से प्राप्त वस्तुओं पर बेहतर छूट प्राप्त होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
जिस गति से उसका शरीर बेहतर हुआ, उसका पैसा बढ़ा तथा रैंक 4 की उसकी सामग्रियों का भंडार भी बढ़ा। स्थिति के बारे में सब कुछ उसके लिए पूरी तरह से फायदेमंद था। नूह को बस शिकार की योजना बनाते समय कुछ संकेत देने थे और वह लाभ का हिस्सा प्राप्त कर लेता था। हालांकि यह कहना होगा कि उनकी स्थिति काफी विचित्र थी। शिकारियों के समूह को या तो यह चुनना था कि वे नूह को कम खतरे वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमने दें और सभी कमजोर शिकारियों के काम को नुकसान पहुंचाए, या फिर उसे जबरदस्ती खतरनाक अभियानों में ले जाए जहां उसकी जान जोखिम में हो। गिल्ड के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए उन्हें नूह को कुछ मुफ्त पुरस्कार देने पड़े, अन्यथा वह रैंक 3 जादुई जानवरों का शिकार करना जारी रखता। इसी तरह समय बीतता गया और रैंक 4 के प्राणियों की संख्या, जिन पर नूह ने अपने मंत्र का प्रयोग किया था, बढ़ती गई। उनके संयुक्त कार्य से कट का समूह प्रति माह 2 शिकार पूरे करने में कामयाब रहा। उस समयावधि के दौरान नूह के सुधारों को छिपाना असंभव था। उसकी त्वचा अधिक सफेद हो गई और उसकी आभा अधिक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह बर्फ के टुकड़े में बदल जाएगा। केवल नूह ही जानता था कि उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा उस अंधकार तत्व की सांस के कारण उत्पन्न हुई थी जिसे वह अवशोषित कर रहा था। वैंस, आज शराब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस शापित सुअर ने मेरी छड़ी तोड़ दी, न्यूटन ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कट का शिकार समूह उत्तर देश की सीमा के पास एक जंगल में था। उन्होंने अभी अभी लौहदंत वाले सुअरों के एक समूह को पराजित किया था और इस प्रक्रिया में रैंक 4 के नमूने ने न्यूटन के हथियार को नष्ट कर दिया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम सुअर रख दिया था। सिकुड़ते हाथी के साथ घटी घटना को 1 वर्ष बीत चुका था और शिकारी समूह ने उस अवधि में 27 श्रेणी 4 के प्राणियों को सफलतापूर्वक मार डाला था। बेशक नूह ने उनमें से प्रत्येक पर रक्त निष्कासन मंत्र का प्रयोग किया था। नूह की दृष्टि खो गई थी, वह गहन विचार में डूबा हुआ था और न्यूटन के शब्द उसे सुनाई नहीं दिए। वह अपनी मानसिक ऊर्जा से अपने शरीर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। उसने अभी अभी जो श्वास ग्रहण किया था उसका परिमाण आंक रहा था तथा गणना कर रहा था कि यह कितना पोषण दे सकता है। वैंस, क्या तुम ठीक हो? उसके समूह के अन्य लोगों ने उसके असामान्य व्यवहार को देखा और कट ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। नूह वास्तविकता में वापस आया और उसने देखा कि अन्य 6 शिकारी उसे भ्रमित निगाहों से देख रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे अगला मिशन छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी साधना तकनीक का फिर से उपयोग करने से पहले कुछ समय के लिए अपने लाभ को स्थिर करने की आवश्यकता है। हालांकि चिंता न करें, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे 1 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। शिकारियों ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अपरंपरागत तकनीकें खतरनाक थीं, उन्हें सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी और साधक को अस्थिरता के प्रथम संकेत पर ही रुक जाना था, अन्यथा वह स्वयं को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता था। जरूर, अपना समय लो। इस बीच हम बस थोड़ा बड़ा शिकार करने जाएंगे क्योंकि सुरक्षा को प्राथमिकता देने के कारण मेरा शरीर जंग खा रहा था। कट ने हंसते हुए कहा और वापस शाही शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ने से पहले नूह के सिर पर थपथपाया। नूह ने उस इशारे पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान वापस अपने शरीर पर चला गया था। ये सांस और कुछ रातों की ट्रेनिंग मुझे तीसरे रैंक के शिखर पर पहुंचा देगी। आखिरकार 1.5 साल तक शिकार में बिताने के बाद मैं वीरतापूर्ण रैंक तक पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। उसने अपनी उत्तेजना को अपने सामान्य ठंडे चेहरे से छुपाया और फिर अपने समूह के अन्य लोगों के पीछे चला गया। अंततः उसके शरीर के लिए चौथी पंक्ति तक पहुंचने का समय आ गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 216। शिखर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 216। शिखर। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह शाही शहर के अंदर अपने निवास स्थान पर लौट आया। वह नया घर उस घर की तुलना में शाही हवेली के अधिक निकट था जिसे उन्होंने पहले किराए पर लिया था जब उन्हें एलिमेंटल फोर्जिंग विधि में प्रयोग करना था। चूंकि उसे मजबूत कमरे की जरूरत नहीं थी, इसलिए नूह पहले वाले की तुलना में कम कीमत पर श्वास की उच्च सांद्रता वाला घर खरीद सकता था। हालांकि इसे घर कहना गलत था, ये केवल एक बड़ा कमरा था जिसे वह और आइवा 2000 क्रेडिट प्रति माह की कीमत पर चुपचाप साझा करते थे। कट के शिकार समूह में शामिल होने के बाद से उसकी साप्ताहिक आय बढ़ गई थी, इसलिए नूह को सांस की सघनता बनाए रखने के लिए थोड़ा अधिक खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इससे उन्हें यात्रा में बर्बाद होने वाले समय की भरपाई अपने सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम से करने में मदद मिली। अंदर आइवा उसका इंतजार कर रहा था। हाल ही में जब वह अधिक सोने लगा था, नूह ने अनुमान लगाया कि उसकी चेतना के सागर पर जो क्षति हुई थी उसका प्रभाव धीरे धीरे उसके दैनिक जीवन पर बढ़ रहा था। आइवा, नूह ने पुकारा और धैर्यपूर्वक बर्बाद किसान के जागने का इंतजार किया। यह क्या है? आइवा ने थोड़ी देर बाद अपने आसपास रखे एक जार की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। आपका कष्ट क्लेश कैसा रहा? एड्स बाय पब फ्यूचर।
नूह को पता था कि आइवा के पास रैंक 3 डेंटियन था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसका शरीर पीड़ादायक क्लेश से गुजर चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि आइवा ने अपने जीवन के उस क्षण को याद करने के लिए बहुत प्रयास किया था और वह समय समय पर अपना जार उठाकर अपनी यादों को ताज़ा करता था। दर्दनाक उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आइवा के उत्तर से नूह अवाक रह गया। मुझे लगता है कि वह केवल तभी उपयोगी है जब मेरे संदेह एलिमेंटल फोर्जिंग विधि से संबंधित हो। नूह ने अपने अंतरिक्ष वलय से कुछ हजार क्रेडिट निकालते हुए सोचा। मुझे कुछ समय अकेले में बिताने की जरूरत है, ये समय एक सस्ते घर के किराए और आपकी 1 महीने की शराब के लिए पर्याप्त होगा। आइवा ने क्रेडिट लिया और निकास द्वार की ओर बढ़ गया। हालांकि जब वह ताला खोलने वाला था तो वह मुड़ा और चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कुछ कहा। मुझे अपने गुरु के शब्द याद हैं जब मैं इस प्रक्रिया से गुजरने वाला था। उन्होंने कहा था, सफलता का प्रयास करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका पूरा शरीर श्वास से भरा हुआ है। उन शब्दों के अलावा मुझे केवल प्रक्रिया का दर्द याद है। नूह ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखा। अगर यह सिर्फ दर्द का मामला है तो मेरा मानना है कि यह काफी आसानी से हो जाएगा। नूह ने सोचा, अपने अंतरिक्ष अंगूठी से श्वास आशीर्वाद निकालकर उसे फर्श पर रख दिया। कमरे में श्वास का घनत्व तुरंत ही अकादमी के सर्वश्रेष्ठ घर से भी अधिक हो गया। पहले मुझे शिखर तक पहुंचना होगा। शरीर की चौथी पंक्ति तक सफलता की जानकारी पहले से ही उनकी स्मृति में गहराई से अंकित थी। सामान्यतः प्रत्येक साधक के लिए प्रक्रिया एक समान थी तथा शरीर को पोषण देने की भिन्न भिन्न विधियों के कारण इसमें कुछ मामूली अंतर थे। एक साधक को तीसरे दर्जे के शिखर तक पहुंचने के लिए उसे अपने पूरे शरीर को श्वास से भरना होता था। एक बार जब ये 2 आवश्यकताएं पूरी हो गईं, तो पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए उन्हें अपनी पोषण पद्धति को सक्रिय करना पड़ा। कई साधक दर्द में खुद को खो देते हैं, उनमें से कुछ इस प्रक्रिया में मर जाते हैं। फिर भी दर्द क्लेश को अभी भी पार करना सबसे आसान माना जाता है। आखिरकार इसकी आवश्यकताओं को पूरा करना आसान है और उस स्तर पर एक साधक के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होना काफी आम बात है जो उस भयानक दर्द को सहन करने में सक्षम है। ये काफी मजेदार है कि उस क्लेश में मरने वाले ज्यादातर लोग कुलीन या धनी साधक होते हैं। दर्द सहने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। कुलीन लोग शायद ही कभी स्वयं को खतरनाक परिस्थितियों में पाते थे और उनकी उच्च जीवनशैली उन्हें मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करने की अनुमति नहीं देती थी। यही कारण है कि इतिहास में पीड़ादायक क्लेश के दौरान कुलीन वर्ग की मृत्यु दर सबसे अधिक रही है। नूह कमरे के फर्श पर बैठ गया और अपना ध्यान अपनी पीठ पर केंद्रित कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अभी भी दिन था, इसलिए वह इन शरीर में साधना नहीं कर सकता था। फिर भी उसे अभी भी रैंक 4 लौह दांत वाले सुअर की सांस को अवशोषित करना था जिसे उसके शिकार समूह ने मार डाला था। उनकी पीठ पर स्थित ऊर्जा उनके शरीर से होकर प्रवाहित हुई और उनके दानतयान तक पहुंची, जहां चयन प्रक्रिया हुई। अंधकार तत्व की सांस को अलग कर दिया गया और उसकी कंकाल प्रणाली के अंदर पुनर्निर्देशित किया गया, जिससे एक ठंडी आभा उत्सर्जित हुई जिसने धीरे धीरे शरीर को पोषण दिया। बाकी सांस बस हवा में बिखर गई। फू। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नूह ने जोर से सांस छोड़ी। तब तक वह अपने सुधारों को गति देने के लिए रक्त निष्कासन मंत्र का उपयोग करने का आदी हो चुका था। फिर भी रैंक 4 जादुई जानवरों से मिलने वाले पोषण की मात्रा ने उसे हमेशा आश्चर्यचकित किया। अगर मैं एक जादुई जानवर होता तो मैं अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी खा सकता था जिसमें सांस हो, बिना किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता के। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं उनसे काफी ईर्ष्या करता हूँ। खैर, कम से कम मनुष्यों में उनकी 3 शक्ति केंद्रों के कारण जो क्षमता है वह कहीं अधिक है। नूह के दृष्टिकोण से जादुई जानवरों की साधना प्रक्रिया मनुष्यों की साधना प्रक्रिया से तुलना करने पर बहुत आसान थी। फिर भी जब किसी मनुष्य के पास वीरता के 3 शक्ति केंद्र होते थे तो उसकी शक्ति बहुत अधिक होती थी। अभी नहीं, शिखर तक पहुंचने से पहले मुझे अभी भी कुछ दिन और चाहिए। नूह ने यिन शरीर में साधना शुरू करने से पहले शांतिपूर्वक रात होने का इंतजार किया। वह एक ही समय में अपने डेंटियन और शरीर दोनों का अभ्यास नहीं करने वाला था। उस महत्वपूर्ण क्षण में वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका पूरा ध्यान सफलता पर हो। पहली रात बिना किसी घटना के गुजर गई, जिसमें 7 भंवर लगातार वातावरण से श्वास को अवशोषित कर रहे थे और इसे AQ पॉइंट्स के नीचे जमा कर रहे थे। उसके दानतियन के एक बार के शोधन से उस ठंडी सांस को हानिरहित बना दिया गया और उसकी हड्डियों में पुनः निर्देशित कर दिया गया। नूह ने पूरे दिन आराम किया और सूर्यास्त होते ही जाग गया। साधना की दूसरी रात के कुछ ही घंटों बाद उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां अब और अधिक श्वास प्राप्त नहीं कर सकती और हर बार जब नूह उनमें और अधिक श्वास डालने की कोशिश करता तो वे उसे उसके शरीर के अन्य भागों में पुनर्निर्देशित कर देती। अंततः तीसरे क्रम का शिखर। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 217। सफलता। गुणा प्रिय पाठकों,
अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 217 सफलता पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 19.5 साल की उम्र में शरीर की तीसरी श्रेणी का शिखर। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा 7 नरकों के निर्माण के कारण था जिसमें नूह ने बचपन में प्रशिक्षण लिया था। अपरंपरागत तकनीकों में प्रशिक्षण की गति तेज थी, लेकिन इसके लिए साधक को जोखिम भरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। 7 नरकों के निर्माण ने नूह के जीवन को कई बार खतरे में डाला था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतनी कम उम्र में तीसरे रैंक के शिखर तक पहुंच सका। अब मुझे अपने पूरे शरीर के माध्यम से सांस संग्रहित करने की जरूरत है। शरीर के पुनर्निर्माण के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी और निस्संदेह उस दुनिया में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत अद्भुत श्वास था। नूह ने अपनी साधना पुनः शुरू की। पुनर्निर्माण का प्रयास करने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसका शरीर श्वास से भर गया है। 1 सप्ताह बिना किसी घटना के बीत गया। नूह ने प्रत्येक रात इन शरीर पर ध्यान केंद्रित किया और शेष दिन सोने में बिताया। इस प्रक्रिया के दौरान आराम आवश्यक था। शरीर को श्वास के साथ घुलने मिलने के लिए समय की आवश्यकता थी और श्वास को अपने प्रत्येक घटक को समान रूप से पोषण देना था। जब 7वीं रात समाप्त हुई तो नूह और अधिक सांस संग्रहित नहीं कर सका। समय आ गया है। नूह ने अपने कपड़े उतार दिए और नंगा होकर लकड़ी के फर्श पर बैठ गया। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक थी। ये जादुई जानवरों के हाइबरनेशन के समान थी जब वे अपना रैंक बढ़ाते थे। केवल अंतर यह था कि मनुष्यों को इसके दौरान इंक्यूबेटिंग झिल्ली बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वीरता की ओर पहला कदम, पूर्ण स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह की इच्छा जागृत हुई और उसने बिना समय गंवाए अपने पोषण पद्धति के अगले चरण को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर की हड्डियों में इतनी सांस जमा हो गई थी कि वे स्वचालित रूप से एक ठंडा प्रभामंडल उत्सर्जित कर रही थी। आखिरकार वे इन शरीर द्वारा केंद्रित भाग थे। फिर भी जैसा नूह ने चाहा वे टूट गए और उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें फैल गईं। दरार घाहे। नूह ने अपनी तेज चीख को दबा लिया क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसे उस समय रोकने से साधक की जान को खतरा हो सकता था या उसे असाध्य चोटें लग सकती थीं। फिर भी इस प्रक्रिया को रोकने का विचार नूह के मन में कभी नहीं आया था। उसकी हड्डियों में समाहित श्वास उसके शरीर में मुक्त होकर दौड़ती थी और जो कुछ भी उसके सामने आता था उसे तोड़ देती थी। सबसे पहले उसके अंग प्रभावित हुए, जो ऊर्जा की तरंगों के गुजरने के कारण कई स्थानों पर छिद गए और कट गए। फिर उसकी परिसंचरण प्रणाली प्रभावित होने लगी। उसकी रक्त वाहिकाएं फट गईं, जिससे उसकी सफेद पिंडली के नीचे बड़े बड़े निशान बन गए। नूह पहले से ही जमीन पर लेटा हुआ था और पागलों की तरह ऐंठ रहा था। एक बार जब उसकी हड्डियां टूट गईं तो वह अपनी बैठने की स्थिति को बरकरार नहीं रख सका। उसके बाद उसके मांस का समय आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऊर्जा की तरंगों ने मांस को तहस नहस कर दिया और मांसपेशियों को फाड़ डाला। जो कुछ भी उनके रास्ते में आया वह नष्ट हो गया। हालांकि यह कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं थी। श्वास केवल उन शरीर के अंगों को नष्ट करेगा जो नूह के नए रूप के लिए अनुपयुक्त थे। जैसे डेंटियन ने अपने पद में वृद्धि होने पर उच्च शुद्धता प्राप्त करने के लिए अपने अधिकांश अशुद्ध श्वास को उबाल दिया था, वैसे ही शरीर ने भी किया। मांस एक नश्वर पदार्थ था, श्वास ऊर्जा का सच्चा स्रोत था। उन सभी अशुद्ध शरीर अंगों को बाहर निकालना पड़ा ताकि एक शुद्ध शरीर का निर्माण हो सके जो उच्च गुणवत्ता वाले श्वास को सफलतापूर्वक संग्रहित करने में सक्षम हो। डेंटियन को अपनी संरचना में सुधार के लिए उन अशुद्धियों की आवश्यकता थी, लेकिन शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह कहना होगा कि डेंटियन की अशुद्धियां अभी भी श्वास थीं, जबकि शरीर की अशुद्धियां शरीर के अंग थे जिनका कोई मूल्य नहीं था। बेशक यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। नूह को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर पर जगह जगह छेद और कट किया जा रहा है। उसकी आंतरिक संरचना एक अनियंत्रित शक्ति द्वारा हिलाई जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके मांस के नीचे प्रत्येक अंग एक साथ मिलकर एक घृणित मानव सूप बना रहा हो। फिर बेकार हिस्सों को बाहर निकालने का समय आ गया। जीवित प्राणियों की त्वचा शरीर का वह अंग थी जिसका बाहरी दुनिया से सबसे अधिक संपर्क था, जिसका अर्थ था कि यह लगभग पूरी तरह से अशुद्धियों से भरी हुई थी। फर्श पर लेटी नूह की आकृति सीधे फट गई। उसकी पूरी त्वचा उधेड़ दी गई थी और कमरे में केवल एक रक्तरंजित मानव आकृति ही बची थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घातक भाग शुरू हो गया था। नूह की चेतना अभी भी केंद्रित थी। उस क्षण तक जो दर्द उसने महसूस किया था उससे वह बेहोश नहीं हुआ और न ही उसकी एकाग्रता भंग हुई। यिन शरीर सक्रिय हो गया और एक विशाल काले भावर ने उसके दयनीय शरीर को घेर लिया। उसने जो सांस इकट्ठा कर ली थी वह अभी भी उसके अंदर थी तथा बाहर निकालने के लिए शरीर के अन्य बेकार अंगों की तलाश कर रही थी। फिर भी कुछ दौर के निरीक्षण के बाद भी उनमें से कोई भी नहीं मिला और यह जमने लगा। नूह काले भावर के केंद्र में था। वह सांस से भरा हुआ था और उसकी पोषण पद्धति के चूषण बल द्वारा और अधिक सांस एकत्रित हो रही थी।
श्वास ठोस होने लगा, शरीर के शेष अंगों के साथ मिश्रित होने लगा तथा लुप्त अंगों का पुनर्निर्माण करने लगा। कंकाल प्रणाली का निर्माण हुआ, ये भूरे रंग का था तथा इसके चारों ओर गहरे रंग की छटा थी। फिर अंगों और परिसंचरण तंत्र का समय आया। दिन के उजाले में ये अंग चमकते प्रतीत होते थे और रक्त वाहिकाएं मोटी तथा अर्ध पारदर्शी होती थीं। उसका मांस और मांसपेशियां पुनः संगठित हो गईं, वे अधिक मजबूत और सघन हो गईं, ऐसा नहीं लगता था कि वे साधारण मांस से बनी थीं। उनकी त्वचाविहीन आकृति ठोस हो गई और उपचार का चरण शुरू हो गया। नूर की त्वचा बढ़ी, वो सफेद और चिकनी हो गई, उसमें कोई रोम नहीं था, यहाँ तक कि उस पर कोई साधारण दोष भी नहीं था। उसकी छाती पर 2 काले टैटू उभर आए, 2 जोड़ी पंखों वाला एक चमगादड़ और एक तेंदुआ, और वे नवगठित शरीर पर स्वतंत्रतापूर्वक घूमते थे। अंततः नूर के हृदय के चारों ओर एक काली झिल्ली बन गई। जैसे जैसे भांवर ने सांस को अवशोषित करना जारी रखा, एक काला तरल उस झिल्ली को भरने लगा, जिसने नूर के हृदय को उस ठंडे पदार्थ में डुबो दिया। भांवर कुछ और मिनटों तक घूमता रहा तथा अवशोषित श्वास को नूर के शरीर के प्रत्येक भाग पर स्थिर कर दिया तथा उसकी मजबूती सुनिश्चित कर दी। फिर भंवर बिखर गया और नंगा नूर फर्श पर रह गया, जिसके चारों ओर उस गंदगी का ढेर लगा हुआ था जो उस प्रक्रिया में बाहर निकली थी। नूर को लगा कि उसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा भर गई है, लेकिन उसका मानसिक क्षेत्र उस दर्द से बहुत थक गया था जिसे उसे अपने शरीर को पोषण देने की तकनीक पर नियंत्रण बनाए रखते हुए सहना पड़ रहा था। वहीं पर सो जाने से पहले वह केवल एक ही अंतिम विचार सोच सका। रैंक 4 शरीर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 218 ड्रॉप। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 218 ड्रॉप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूर को जागने में 3 दिन लगे। इस सफलता के दौरान न केवल उनके दिमाग पर बहुत अधिक तनाव था, बल्कि उनके शरीर को भी स्थिर होने के लिए समय की आवश्यकता थी। आखिरकार यह एक बिल्कुल नया शरीर था, इसमें केवल कम अशुद्धियां ही नहीं थीं। वह खूनी था। नूर ने अपने चारों ओर पड़े अपने पुराने शरीर के अवशेषों को देखकर सोचा, मेरे बालों में त्वचा के कुछ टुकड़े भी हैं, मुझे अपने नए शरीर का निरीक्षण करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे अपनी शक्ति के केंद्र के कुछ नए पहलुओं का एहसास होने लगा। वाह, मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, और यह सारी ऊर्जा मेरे अंदर क्यों दौड़ रही है। उसका शरीर मांस और सांस से बना था। उत्तरार्ध लगभग महत्वहीन था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके शरीर का वजन कम हो गया था। मेरे शरीर की हर चीज सांस के साथ मिल गई है, जो ऊर्जा का एक रूप है। ये स्पष्ट है कि मैं बहुत ऊर्जावान महसूस करूंगा। फिर उसका हाथ सहज ही उसकी छाती की ओर चला गया। उस अंग को घेरे हुए झिल्ली के कारण उसकी हृदय की धड़कन धीमी हो गई थी, लेकिन उसे उसके कामकाज में कोई समस्या नहीं दिखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे दिल के आसपास का तरल पदार्थ अंधकार तत्व का तरल श्वास होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरे नए शरीर की क्षमता को सक्रिय करने के लिए मुझे उस श्वास को अपने परिसंचरण तंत्र में इंजेक्ट करना होगा। जब कोई शरीर चौथी श्रेणी में पहुंचता है तो उसके अंदर की श्वास तरल अवस्था में पहुंच जाती है और उपयोगकर्ता को कहीं अधिक शक्ति प्रदान करती है। मैं इसका परीक्षण करने के लिए काफी उत्सुक हूं, लेकिन मुझे पहले सब कुछ साफ करना होगा और अपनी शक्ति के केंद्र को स्थिर करना होगा। नूर ने अपने पुराने शरीर के सभी अवशेषों को हटाने के लिए काफी देर तक स्नान किया। फिर उसने फर्श पर पड़ी सारी गंदगी को एक बड़ी बाल्टी में इकट्ठा किया और काले धुएं का उपयोग करके उसका सारा निशान मिटा दिया। कमरे में केवल खून की गंध रह गई थी, लेकिन पर्याप्त समय मिलने पर वह भी गायब हो गई। मैं बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ। नूर ने उसके शरीर का निरीक्षण करते हुए निर्णय लिया। वह अभी भी नंगा था और अपनी त्वचा के हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। उनके बाह्य स्वरूप में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं था। उनकी त्वचा थोड़ी अधिक साफ थी और उनकी मांसपेशियां अधिक सुडौल थीं, लेकिन इनके अलावा वे वैसे ही दिखते थे जैसे वे अभी भी तीसरे स्थान पर थे। असली बदलाव अंदरूनी है। नूर ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक अंकित हथियार निकाला। ये फेबियन की सफेद तलवार थी। इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी के निचले स्तर पर थी। नूर ने अपनी पकड़ मजबूत की और तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं अब निश्चित रूप से रैंक 4 जानवर के हमले से बच सकता हूँ। ओह, मुझे आखिरी बार खाना खाए हुए 1 सप्ताह से अधिक हो गया है और फिर भी मुझे कोई भूख नहीं लगती। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में खुद को नश्वर दुनिया से दूर कर रहा हूँ। ये सफलता लगभग 3 दिनों तक चली, जिसमें से अधिकांश समय शरीर के पुनर्निर्माण में व्यतीत हुआ। रैंक 3 का शरीर लंबे समय तक भूख से बच सकता है, लेकिन इससे उसे भूख लगने से नहीं रोका जा सकता। फिर भी अपने नए शरीर के साथ नूर को भूख या प्यास जैसी कोई भी अनुभूति नहीं हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी एक संतोषजनक भोजन के बाद उठा हो। वीरता के पद बहुत भिन्न होते हैं और ये तो मेरे शरीर की पूरी शक्ति भी नहीं है।
न केवल नूह का शरीर अभी भी निचले स्तर पर था, बल्कि उसके पास एक ऐसी क्षमता भी थी जो उसे सशक्त बनाती थी। हालांकि टीयर से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सका। सफलता के बाद शरीर धीरे धीरे निचले स्तर के शिखर पर पहुंच जाएगा क्योंकि उसके डायनेटियन में सुधार होगा। फिर भी उच्च स्तरों या रैंक तक पहुंचने के लिए उसे रैंक 5 शरीर पोषण तकनीक की आवश्यकता होगी। रैंक 5 बस बहुत दूर है, मुझे बस अपने 2 अन्य शक्ति केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अभी भी दूसरे रैंक में हैं। ठीक है, मेरे डेंटियन पर प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए। अभी भी दिन था, लेकिन डार्क वोर्टेक्स साधना तकनीक में इन शरीर पर समान प्रतिबंध नहीं था। दिन के दौरान साधना करना बस धीमा होगा। नूह अब साफ हो चुके फर्श पर बैठ गया और अपनी कमर पर जुड़े हुए हाथों के बीच एक भंवर बना लिया। भंवर ने अंधकार तत्व की सांस को अवशोषित कर लिया और उसे डेंटियन के अंदर स्वतंत्र रूप से डाल दिया, जिससे नूह को आश्चर्य हुआ कि कुछ ही घंटों के बाद विस्तार के कुछ संकेत दिखाई दिए। अद्भुत! प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और ऐसा लगता है कि प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। अब मुझे तीसरी रैंक के ठोस चरण तक कोई बाधा महसूस नहीं होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने अपनी साधना को बाधित करते हुए मन ही मन खुशी से चिल्लाया। उनका शरीर अभी अभी बना है, इसलिए वे पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः शुरू करने से पहले इसे कुछ दिनों तक स्थिर होने देना चाहते हैं। अब मैं मरे हुए गिरगिट की हड्डियों को पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। नूह ने 30 से अधिक हड्डियां निकाली और उनके साथ उतनी ही संख्या में खाली बाल्टियां भी थीं। पिछले वर्ष के दौरान उसके पास क्रेडिट इतना बढ़ गया था कि वह बिना किसी नुकसान के रैंक 4 सामग्री स्वतंत्र रूप से खरीद सकता था। इसके अलावा चूंकि वह रैंक 4 जादुई जानवरों का शिकार कर रहा था, इसलिए उन वस्तुओं पर छूट बढ़ गई थी, जिससे उसे और भी अधिक सामग्री खरीदने की अनुमति मिल गई। उन्होंने ऐसा केवल इसलिए नहीं किया कि उनके पास हमेशा सामग्री उपलब्ध रहे, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने बड़े पलायन के लिए तैयार रहें। ऐसी विविध सामग्रियों से समृद्ध बाजार उस दुनिया में दुर्लभ था। पूरे उत्तरा राष्ट्र में केवल शाही शहर में ही ऐसा था। नूह स्वयं को ऐसी स्थिति में नहीं पाना चाहता था जहां उसके पास इतनी सामग्री की कमी हो कि उसे उन जादुई जानवरों का व्यक्तिगत रूप से शिकार करना पड़े जिनसे वे आए थे। नूह ने एक बाल्टी अपनी फैली हुई बांह के नीचे रखी और अपने हाथ में आई सफेद तलवार से लापरवाही से वार कर दिया। झनकार! कृपाण उसकी कलाई पर लगी, लेकिन केवल धातु की ध्वनि गूंजी, उस पर कोई घाव नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैं भूल गया था कि अब मैं खुद को इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता। नूह ने एक क्षण के लिए अवाक रहने के बाद सोचा। उसने कृपाण की धार अपनी कलाई पर दबाए और जोर से खींचा। उसने उस समय अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसकी त्वचा पर काफी गहरा घाव हो गया था। हालांकि बाल्टी पर खून की एक बूंद गिरने से घाव ठीक हो गया और पिछले घाव का कोई निशान नहीं बचा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 219। नशे में। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: राक्षसी तलवार का जन्म C 219। नशे में। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बस खुला रहो। नूह ने मन ही मन चिल्लाते हुए अपनी कृपाण से एक और जोरदार वार किया। खून की एक बूंद उसकी फैली हुई बांह के नीचे बाल्टी पर गिरी। खून से बाल्टी केवल आधी ही भर पाई थी, लेकिन उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए नूह को पूरे दिन के लिए अपनी कलाई काटनी पड़ी। हमेशा की तरह बूंद गिरने के तुरंत बाद घाव ठीक हो गया। अरे! नूह ने अपना धैर्य खो दिया और सीधे अपने कंधे से शुरू होकर हथेली पर एक लंबा कट लगा दिया। घाव गहरा था और उसमें से खून की कई धारें बह रही थीं। हालांकि जब बाल्टी का 8वां हिस्सा ही भर गया तो घाव ठीक हो गया और खून बहना बंद हो गया। इसमें कुछ समय लग जाएगा। नूह को यह एहसास हुआ और वह असहाय होकर आहें भरने लगा। यदि उसने बड़े बड़े कट लगाए होते तो भरने की गति कुछ हद तक स्वीकार्य थी। नूह ने पूरी रात 32 बाल्टियों को अपने खून से भरने में बिताई, फिर उनमें से प्रत्येक में एक गिरगिट की हड्डी डुबोई और अंत में उन्हें सील करके अपने अंतरिक्ष वलय में वापस रख दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सब खत्म हो गया है, अब मुझे शांति से आराम करना चाहिए और अपने शरीर को स्थिर होने देना चाहिए। कई दिन बीतते गए और नूह ने धीरे धीरे अपने प्रशिक्षण की सामान्य गति पुनः शुरू कर दी। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि उन्हें अपने शरीर की स्थिरता के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही अभी अभी बनाया गया हो, रैंक 4 का शरीर अभी भी वीर रैंकों में शक्ति का केंद्र था। नूह को उस अवधि में भोजन या पानी की लगभग कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई और यहां तक कि डार्क वोर्टेक्स तकनीक में पूरी रात साधना करने से भी उसके डेंटियन पर कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। एक तथ्य ये भी था कि वह अब इन शरीर में साधना नहीं करता था। उनका शरीर चौथे स्तर पर पहुंच गया था, तकनीक पूरी हो चुकी थी। उनके हृदय के चारों ओर की झिल्ली में जो श्वास संग्रहित थी वह खर्च होने पर स्वाभाविक रूप से पुनः भर जाती थी।
आइवर ठीक 1 महीने बाद वापस आया। आपको क्या हुआ? जैसे ही वह प्रवेश द्वार से अंदर आया, उसने फर्श पर बैठे युवक को घूरते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? नूह ने पूछा। उसे वास्तव में अपने सामान्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं मिला। अपनी शापित आभा को अभी से नियंत्रित करो। तुम्हें पता है कि मेरी चेतना का सागर अधिक दबाव नहीं झेल सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे मत बताओ, मेरे शरीर से निकलने वाला ठंडा प्रभामंडल और भी बढ़ गया है। नूह ने विचार किया तथा अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए अपने शरीर के चारों ओर मानसिक ऊर्जा की एक परत लगा ली। बेहतर, हाँ धन्यवाद। आप 1 महीने तक अकेले नहीं रह सकते कि आप भूल जाएं कि आपका रूममेट बीमार है। वैसे क्या आपको अभी एक और सफलता मिली है? अभी नहीं, मैं बहुत अधिक केंद्रित था और मैंने अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित कर लिया है। नूह ने अपना सिर हिलाते हुए झूठ बोला। उसने अंततः अपना रैंक 4 शरीर प्राप्त कर लिया था। उसका बड़ा पलायन निकट था। वह लोगों को यह नहीं बता सकता था कि उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई है। अभी मेरे पास जो शक्तियां हैं, जिनके बारे में रॉयल्स को पता नहीं है, वे हैं डेमोनिक तलवार का टुकड़ा और वीर रैंक में मेरा शरीर। इसके अलावा वार्प मंत्र भी है, जिसका मैंने जानबूझकर इस्तेमाल करने से परहेज किया है, ताकि उन्हें मेरी दक्षता के बारे में पता न चले। आखिरी 2 मंत्र उन्हें आश्चर्यचकित करने और मुझे भागने में मदद करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। अब मुझे बस सही समय और यूट्रा देश के बाहर की दुनिया के बारे में बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। नूह को उस महाद्वीप के विभिन्न देशों के बारे में अस्पष्ट जानकारी थी जिसमें वह था, फिर भी यह एक सहज बच निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह अन्य देशों की राजनीतिक स्थितियों से पूरी तरह अनभिज्ञ था, जिसके कारण उसे अपने गंतव्य के बारे में संदेह था। मुझे लगता है कि अब सैनिकों को धोखा देने का समय आ गया है। उसने मन ही मन निर्णय लिया और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। नूह ने कट के समूह के साथ शिकार फिर से शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपनी नई ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, लेकिन अंत में उसने चुपचाप रहने का फैसला किया और ये दिखावा करने लगा कि उसके पास अभी भी रैंक 3 का शरीर है। उन्होंने ऐसा केवल अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता को छिपाने और सामग्री का संचय जारी रखने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसा समूह में सबसे कमजोर दिखने के लिए भी किया। अधिकांश लोग उन लोगों से अधिक अनर्गल तरीके से बात करते थे जिन्हें वे अपने से कमतर समझते थे। नूह ये बात अच्छी तरह जानता था। उन्होंने इस तथ्य का उपयोग बहुमूल्य जानकारी जुटाने के लिए किया। कट के समूह की परंपरा थी कि प्रत्येक सफल शिकार के बाद वे गिल्ड के मुख्य हॉल में एकत्रित होकर शराब पीते थे और यही वह क्षण था जिसे नूह हासिल करना चाहता था। वो उन परिस्थितियों में अधिक शराब पीने लगा क्योंकि शराब विशेष रूप से किसानों के लिए बनाई गई थी, अर्थात यह उन्हें नशे में डाल सकती थी। चूंकि नूह ये दिखावा कर रहा था कि उसके पास रैंक 3 का शरीर है, इसलिए वह ऐसा अभिनय कर सकता था मानो उसने कुछ घूंट पीकर शराब पी ली हो और मासूमियत से अपने समूह के अन्य लोगों से संवेदनशील जानकारी मांग सकता था। आखिरकार केवल कट ही एक शिकारी था। अन्य 5 शिकारियों के पास संघ के बाहर अन्य सभी नौकरियां थीं, उनमें से कई शाही सेना में थे। सैनिक होने के नाते उनके लिए यह असंभव था कि वे देश की सीमाओं पर अपने विरोधियों की राजनीतिक स्थिति के बारे में न जाने। लेकिन मेरा मतलब है तारांकन हिच, यह महान प्रणाली बहुत प्रतिबंधात्मक है। अन्य सभी देशों के लिए ऐसा करना असंभव है। नशे में नूह ने जोर से चिल्लाते हुए हॉल की दीवारों के पास इंतजार कर रहे नौकरों की ओर अपना खाली जग लहराया। हाँ, वेन्स फिर से नशे में है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर किसी को शराबी बना सकता हूँ। न्यूटन, इस पर गर्व मत करो, वह 20 साल का भी नहीं है और अभी से तुम्हारी शराब की मात्रा से मेल खाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा लोगों पर वाकई बुरा प्रभाव पड़ता है। हम और उम्र का क्या मतलब है? हम सब अपने अगले शिकार में किसी अप्रत्याशित जानवर के अचानक प्रकट हो जाने के कारण मर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब मरने की संभावना हो तो बहुत सावधान रहें और जब मरने की संभावना न हो तो बहुत ज्यादा नशे में रहें। न्यूटन और एला हमेशा की तरह मेज पर झगड़ रहे थे, जबकि उनके जगहों में शराब डाली जा रही थी। हमारे पूरे महाद्वीप में अलग अलग राजनीतिक प्रणालियां हैं। मैं जानता हूं कि एक ऐसा राष्ट्र है जहां सत्ता कई स्वतंत्र संगठनों के बीच विभाजित है जिन्हें संप्रदाय कहा जाता है। वे अकादमी के एक बड़े संस्करण की तरह हैं, लेकिन उनमें रक्त वंश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आदा ने नूह के प्रश्न का उत्तर दिया। उसकी बातें सुनकर न्यूटन की आंखें चमक उठीं और वह भी उस बातचीत में शामिल हो गया। मैंने भी इसके बारे में सुना है। उसका नाम क्या था? है ना, पपरल राष्ट्र। मैंने सुना है कि वहां के साधक गुफाओं में रहते हैं जहां वे पूरे साल खुद को अलग थलग रखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करे मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 220 महाद्वीप। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 220 महाद्वीप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी राय में वे बस जंगली लोगों का एक समूह है।
जब आपके पास घर हो सकता है तो गुफा का उपयोग करने का क्या मतलब है? विग भी बातचीत में शामिल हो गया और उसने अपनी शिकायतें बताईं। वे असभ्य हमारे महाद्वीप के 3 सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के हैं। उन्हें कम आंकना बुद्धिमानी नहीं होगी। हेजल ने उससे कहा, क्या राष्ट्रों के लिए कोई रैंकिंग है? नूर ने कुछ हिचकी आने का बहाना करते हुए पूछा। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमारे महाद्वीप पर 3 बड़े राष्ट्रों का शासन है। हमारा उत्तरा राष्ट्र दूसरे या तीसरे स्थान पर है और यह भूभाग के दक्षिणी भाग पर बसा है, इसलिए राजधानी उत्तर में स्थित है, दक्षिणी सीमाओं पर केवल समुद्र है। महाद्वीप के विपरीत दिशा में पापरल राष्ट्र है जो दूसरे या तीसरे स्थान पर है। उनकी ताकत हमारे देश से मेल खाती है लेकिन वे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। तो दक्षिण में उत्तरा राष्ट्र और उत्तर में पापराल राष्ट्र। केंद्रीय क्षेत्र के बारे में क्या? तारांकन हिच। नूर लगभग भूल ही गया था कि वह नशे में होने का नाटक कर रहा था और जब उसका प्रश्न पूछा गया तो उसे हिचकी आने लगी। उस समय आदा ने ही उत्तर दिया। महाद्वीप के केंद्र में शांडल साम्राज्य है जो हमारे भूभाग पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। वे ताकत पर निर्मित एक सैन्य राष्ट्र हैं जहां एक किसान भी रैंक 3 शरीर पोषण तकनीकों तक पहुंच सकता है। यदि उत्तरा और पापरल राष्ट्र का संयुक्त प्रतिरोध न होता तो वे पहले ही पूरे महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर चुके होते। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य देशों के बारे में क्या? वे या तो इन 3 देशों के अधीनस्थ हैं या कमजोर सहयोगी हैं। शांडल साम्राज्य आमतौर पर उन देशों के लोगों को गुलामों के रूप में इस्तेमाल करता है जिन पर वह विजय प्राप्त करता है। इसकी अर्थव्यवस्था युद्ध पर बहुत अधिक निर्भर है। ओह, कुछ निर्जन क्षेत्र हैं जहां जादुई जानवरों ने मनुष्यों को मिटा दिया है, लेकिन वे बसे हुए क्षेत्रों की तुलना में कम हैं। उनकी बातचीत पूरी रात चलती रही, उसके बाद उन्होंने अपने अपने घरों को वापस जाने का निर्णय लिया। नूर ने अपने स्थान पर लौटते समय थोड़ा लड़खड़ाने का नाटक किया, परंतु जब वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा सामान्य हो गया। ये बहुत परेशानी वाली बात है। उसने सोचा, रक्त निकास मंत्र के अपने अंतिम प्रयोग से संचित श्वास को हवा में बिखेरते हुए। उसका येन शरीर पूर्ण हो चुका था, वह अब बाहरी ऊर्जा को अपने अंदर नहीं जोड़ सकता था, वह केवल अपने डेंटियन के द्वारा शरीर को धीरे धीरे निचले स्तर के शिखर की ओर ले जाने की प्रतीक्षा कर सकता था। जहां तक उसके रक्त में अल्कोहल की बात है, उसके नए शरीर की मूल पुनर्योजी क्षमताएं उसे पीते ही समाप्त करने के लिए पर्याप्त थीं। उनके शरीर पोषण पद्धति का मुख्य गुण पुनर्जनन था। आखिर शराब उन्हें दीर्घावधि में कैसे प्रभावित कर सकती थी? क्या मैं जो शराब की गंध महसूस कर रहा हूं वह अच्छी है? नूर के आसपास फैली गंध के कारण आइवर जाग गया। 3 बड़े देशों के अलावा आप इस महाद्वीप के बारे में क्या जानते हैं? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार की नोक से कमरे के फर्श पर एक साधारण आकृति बना दी। यह एक बड़ा अंडाकार आकार था जिस पर 3 निशान थे, 2 उसके शीर्ष पर और एक उसके मध्य में। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा महाद्वीप इतना रैखिक नहीं है। आओ बूढ़े आदमी, मुझे कुछ उपयोगी बताओ। हाँ, चलो देखते हैं। आइवर ने अपना चाकू निकाला और अंडाकार के चारों ओर एक दूसरी आकृति बना दी। ये लगभग हमारे महाद्वीप की वास्तविक तटरेखा होनी चाहिए। मुझे ये तब से याद है जब मैं अपनी हवेली में पढ़ाई करता था। नूर ने उस छवि को अपने दिमाग में स्थिर किया और सिर हिलाया। ये काफी बड़ा है। 3 बड़े राष्ट्रों ने इसके केवल आधे भूभाग पर कब्जा किया है। बाकी आधा हिस्सा कमजोर देशों, बंजर भूमि और बड़े खतरे वाले क्षेत्रों में बंटा हुआ है। आप वास्तव में क्या जानना चाहते हैं? आइवर ने अपने छात्र की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपने एक जार से पानी पीते हुए पूछा। प्रत्येक क्षेत्र की भूगोल और राजनीतिक स्थिति के संबंध में आपको जो कुछ भी याद हो। नूर ने अपना सिर नहीं उठाया और नक्शे का निरीक्षण करना जारी रखा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े खतरे वाले क्षेत्रों में जाना निश्चित रूप से सबसे अच्छा समाधान होगा। समस्या यह है कि वहां के जादुई जानवर किसी कारण से सभी मनुष्यों को मारने में कामयाब रहे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर रैंक 5 के जीव उस पर कब्जा कर ले। जादुई जानवरों के अध्ययन के कारण नूर को महाद्वीप की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। उस विषय का एक हिस्सा ऐसे जानवरों के स्थान के बारे में था। यह अजीब नहीं था कि उन्होंने कुछ विशिष्ट वातावरण के बारे में सीखा था। फिर भी उसके पास वहां खुद को स्थापित करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। खतरा बहुत अधिक था। जहां तक अन्य 2 बड़े देशों का प्रश्न है, उनसे भी बचना था। उन्हें आश्चर्य नहीं होगा यदि दोनों ही रॉयल्स की तरह उनका शोषण करने की कोशिश करें। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां कोई अव्यवस्थित जगह हो, जहां कोई निश्चित सरकार न हो और जहां सूचना एकत्र करना कठिन हो। आइवर ने उस खंडित जानकारी का वर्णन करना शुरू किया जो उसे याद थी। उन्होंने जो कुछ कहा वह मुख्यतः उन विचित्र स्थानों के बारे में था जहां दुर्लभ जादुई जानवर पाए गए थे और उन्होंने उन्हें सरल मानचित्र पर चिन्हित किया। धीरे धीरे अंकों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि ये नूर के दिमाग में सिर्फ परिस्थितिजन्य ज्ञान था, वह अभी भी विकास के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ पाया था। फिर आइवर ने अंततः कुछ ऐसा कहा जो उसे दिलचस्प लगा। 3 बड़े राष्ट्रों के इर्द गिर्द नष्ट हुए देश हैं।
नेरेरे देश उनमें से एक है, लेकिन इसका विनाश किसी ऐसी चीज के कारण हुआ जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। खास तौर पर पापरल राष्ट्र और शांडल साम्राज्य के बीच के क्षेत्रों में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां साधक अपनी छोटी छोटी जनजातियां बना सकते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उन जनजातियों की ताकत इतनी अधिक नहीं है, अन्यथा वे अपने आसपास के राष्ट्रों में शामिल हो जाती। उन शब्दों के बाद नूह गहरी सोच में डूब गया। ऐसे क्षेत्र जहां कोई निश्चित शासक न हो, वे एकदम सही लगते हैं, लेकिन वे कितनी दूर हैं? मैं वहां कैसे पहुंचूं? मैं शांडल साम्राज्य को बिना किसी की नजर में आए कैसे पार कर सकता हूं? नूह ने अपना सिर हिलाया और नक्शे को फर्श पर पटक दिया ताकि उसका कोई भी निशान मिट जाए। मुझे अभी तक अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता का पता नहीं है। मुझे इसे परखने का कोई तरीका सोचना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।